गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है एसीसी क्लास पतूत में, जहां हम पढ़ रहे हैं 10th क्लास के साइंस सब्जेक्ट को। अभी तक हम फर्स्ट चैप्टर को लगभग कंप्लीट कर चुके हैं, फिर भी थोड़ा सा हमारा बचा हुआ है जो आज हम कंप्लीट कर लेंगे। अभी तक हमने पढ़ा है कि रासायनिक समीकरण क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है। उसके बाद हमने अभिकारक को परिभाषित किया, उत्पाद को परिभाषित किया। उसके पश्चात हमने देखा कि रासायनिक समीकरण लिखते कैसे हैं, लिखने के बाद हम रासायनिक समीकरण को संतुलित करते क्यों हैं, रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की आवश्यकता क्यों होती है, और उसी के साथ साथ हमने द्रव्यमान संरक्षण का नियम भी सीखा। उसके बाद हमने सेकेंड लेक्चर में देखा था कि रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार के होते हैं। तो हमने रासायनिक अभिक्रिया को करीब 5 प्रकार से बताया था, जिसमें एक संयोजन अभिक्रिया को हमने बताया। सेकंड में वियोजन अभिक्रिया होता है। संयोजन अभिक्रिया में दो पदार्थ या दो से अधिक पदार्थ मिल करके एक एकल पदार्थ का निर्माण करते हैं, संयोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया में एक यौगिक होता है और वह अभिक्रिया करके दो या दो से अधिक पदार्थ का निर्माण करता है, तब वह वियोजन अभिक्रिया होता है। थर्ड वन है हमारा विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया में हमने देखा कि किस प्रकार से एक अधिक क्रियाशील पदार्थ दूसरे कम क्रियाशील पदार्थ को समीकरण अभिक्रिया से हटा करके संयोग करता है। सेकेंड देखे थे द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया में हमने देखा था कि जो एक अभिकारक हैं वह एक दूसरे को अभिक्रिया से विस्थापित करते हैं और एक दूसरे के साथ जाके संयोग कर लेते हैं। और इसमें एक खास बात और भी हमने देखा कि यहाँ पर आयनों का अदला बदली होता है। और आज का हमारा जो 5th नंबर का टॉपिक है उपचयन और अपचयन। आज हम उपचयन और अपचयन के बारे में जानेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। उपचयन अभिक्रिया क्या होती है और अपचयन अभिक्रिया क्या होती है। सबसे पहले डिफाइन कर लेते हैं कि उपचयन क्या है। ठीक है, उपचयन अभिक्रिया को हम ऑक्सीडेशन भी कहते हैं। ऑक्सीडेशन रिएक्शन इंग्लिश में इसको कहते हैं। अगर आप लिखना चाहें तो लिख लेंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। यह नाम से पता चल रहा है कि यहाँ पर ऑक्सीजन का वृद्धि होगा। ठीक, तो मेनली तौर पर इस अभिक्रिया में क्या होता है कि ऑक्सीजन की वृद्धि होती है और साथ या ऑक्सीजन की वृद्धि होती है या हाइड्रोजन की कमी होती है। अर्थात हम इसको अगर परिभाषित करना चाहें तो हम यह लिख सकते हैं, आप ध्यान से सुनिएगा, वैसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो या हाइड्रोजन की कमी हो, उपचयन अभिक्रिया कहलाती है। तो जैसे में आप एक एग्जाम्पल से समझिए कि किस प्रकार से ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है और हाइड्रोजन की कमी हो रही है। तो देखिए, हम यहाँ पर लिए मैग्नीशियम और उसका अभिक्रिया कराएं ऑक्सीजन के साथ, तो हमारा जो उत्पाद बना MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। ठीक, तो यहाँ पर ऑक्सीजन मैग्नीशियम के साथ जुड़ रहा है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि इस जो अभिक्रिया हो रही है मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का, तो इसमें मैग्नीशियम का ऑक्साइड बन रहा है, मतलब कि ऑक्सीजन मैग्नीशियम के साथ जुड़ रहा है। तो इसको हम कह सकते हैं कि यह एक उपचयन अभिक्रिया का उदाहरण है। ठीक, सेकंड एग्जांपल है जो सबको पता है, CO2 का फॉर्मेशन। CO2 किस प्रकार से बनता है, तो एक एग्जांपल देखिए, कार्बन का अगर हम ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो हमें उत्पाद के रूप में CO2 मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ भी कार्बन डाइऑक्साइड नाम आया, कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ भी ऑक्साइड बन रहा है, और जहाँ जहाँ ऑक्साइड का आप नाम सुन रहे हैं मतलब कि ऑक्सीजन उससे जुट रहा है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि यहाँ भी ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है और यह अभिक्रिया उपचयन अभिक्रिया कहलाएगी। एक बार और सुन लीजिए उपचयन अभिक्रिया की परिभाषा। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो या तो हाइड्रोजन की कमी हो, वो उस अभिक्रिया को हम उपचयन अभिक्रिया कहेंगे। नेक्स्ट है हमारा अपचयन अभिक्रिया।
अपचयन नाम से पता चल रहा है, अप मतलब कमी होना, तो यहाँ पर कमी किसका होगा, ऑक्सीजन की कमी होगी, और या यहाँ भी लिखेंगे या हाइड्रोजन की वृद्धि हो जाएगी। उपचयन में हमने देखा था कि ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही थी, जबकि अपचयन में ऑक्सीजन की कमी हो रही है। अपचयन को हम रिएक्शन भी कहते हैं, और रिडक्शन मीन्स कमी होता है, नाम से पता चल रहा है। तो इसको अगर हम परिभाषित करना चाहें तो इस प्रकार से कर सकते हैं कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की कमी हो तथा हाइड्रोजन की मात्रा में वृद्धि हो, उस प्रकार के अभिक्रिया को अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे आप एक एग्जाम्पल से इसको भी समझिए। यहाँ पर हमारे पास है हाइड्रोजन H2 और एक क्लोरीन गैस, दोनों गैस हैं और मिल करके प्रतिक्रिया करने के बाद हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाते हैं HCl। तो देखिए हाइड्रोजन क्या हुआ, क्लोरीन के साथ जुट के यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाया, इसमें HCl में हाइड्रोजन जुट रहा है। तो हमारे परिभाषा के अनुसार हाइड्रोजन की वृद्धि जिस रासायनिक अभिक्रिया में हो तो उस रासायनिक अभिक्रिया को अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल एक और ले लेते हैं। देखिए CuO कॉपर ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड है, यहाँ पर ऑक्सीजन है कॉपर के साथ, ठीक, इसको आप ना, तो देखिए यहाँ पर है कॉपर ऑक्साइड और इसका अभिक्रिया हो रहा है हाइड्रोजन के साथ। तो हाइड्रोजन के साथ जब इसका हम कॉपर ऑक्साइड का अभिक्रिया कराते हैं तो फलस्वरूप हमें उत्पाद में क्या मिलता है कि ऑक्सीजन जो है वह कॉपर से हट जाता है, यहाँ वियोजन हो जा रहा है और उसके बाद हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन का जुड़ाव हो जा रहा है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ जुड़ रहा है और कॉपर से ऑक्सीजन की कमी हो रही है, तो जिसके कारण हमारा पहला पॉइंट में लिखा हुआ है ऑक्सीजन की जिस अभिक्रिया में कमी हो उसे अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक, तो इस प्रकार से हमारा यह भी एक एग्जाम्पल है, CuO + H2O, Cu + H2O अपचयन अभिक्रिया का उदाहरण है। उसके बाद इसी में हम एक चीज़ और जान लेते हैं। देखिए जब उपचयन और अपचयन दोनों अभिक्रिया साथ हो तो इस प्रकार के अभिक्रिया को हम रेडॉक्स रिएक्शन के भी नाम से जानते हैं। रेडॉक्स अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया में क्या होता है कि उपचयन तथा अपचयन की अभिक्रिया साथ साथ होती है। अगर हम रेडॉक्स रिएक्शन को परिभाषित करना चाहें तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि वैसी अभिक्रिया जिसमें उपचयन तथा अपचयन दोनों अभिक्रिया समानांतर हो तो उसे हम रेडॉक्स रिएक्शन कहेंगे। एग्जाम्पल में यही आप कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन वाला देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए एक समय में क्या हो रहा है, कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन निकल रहा है, तो हम यहाँ कह सकते हैं ऑक्सीजन की कमी हो रही है। तो इस वाले अभिक्रिया में यहाँ पर अपचयन हो रहा है, ऑक्सीजन की कमी हो रही है। और उसके अगर में उसके साइड में हम देख रहे हैं हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन का जुड़ाव हो रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जब ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो उसे उपचयन की अभिक्रिया कहते हैं। तो हमारा रेडॉक्स रिएक्शन का एक बेहतरीन एग्जाम्पल कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन वाला हो सकता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रियाओं के प्रकार। देखते हैं कि हमारे दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रिया किस प्रकार से प्रभावित करता है। तो पहला है संक्षारण। संक्षारण से तात्पर्य है कि कोई भी वस्तु है उसमें क्षरण होना, हानि होना। तो किस प्रकार से हानि होगा, जो धातु है धातु पर किस चीज़ का प्रभाव आता है, आर्द्रता का, नमी आ जाए, वायु आ जाए, पानी आ जाए या अम्ल, इन लोगों के प्रभाव के कारण धातुओं में क्षरण होने लगता है। जैसे एग्जाम्पल में आप देखिए यहाँ पर है लोहे में जंग लगना। लोहे जब नमी के सापेक्ष में आते हैं तो उसमें जंग लगना शुरू हो जाता है।
तांबे पर आप देखे होंगे हरी हरी पत्तियां चढ़ जाती है तांबे पर। और एक चीज़ आप जान लीजिए कि जो तांबा होता है उसमें सतही संक्षारण होता है। तांबा के सतह पर हरे हरे पत्ती जमते हैं, जबकि आप लौह चूर्ण में देखेंगे या लोहे के वस्तुओं में देखेंगे कि अगर लोहा है का इतना बड़ा रड है तो पूरे रड पर जंग लग जाते हैं, जबकि तांबे में और चांदी में आप उसके सतही संक्षारण को लिखेंगे। तो अगर क्वेश्चन आता है कि तांबे पर सतही संक्षारण होता है या पूर्ण संक्षारण होता है, तो आप कह सकते हैं कि तांबे पर सतह का संक्षारण होता है, बाकी का उसका हर एक पार्ट बचा रहता है। सेकेंड है हमारा विक्रगंधिता। उपचयन के कारण विक्रगंधिता क्या होता है? जब खाने की वस्तुएं खराब हो जाती है, जब तैलीय वस्तु या वसायुक्त भोज्य पदार्थ हवा के संपर्क में आ जाते हैं, तो बहुत दिन जब वो हवा के संपर्क में रहते हैं तब उनके साथ क्या होता है, उनके स्वाद तथा उनके जो गंध होते हैं उसमें परिवर्तन आ जाता है। जैसे आप इससे बचने के लिए क्या कर सकते हैं कि आप देखे होंगे कि आप जो भोजन का पैकेट लेते होंगे, छोटे छोटे चिप्स या कुरकुरे का पैकेट, उसमें गैस भरा रहता है, तो उस गैस में नाइट्रोजन की मात्रा रहती है, वहाँ पर नाइट्रोजन की अधिकता रहती है और नाइट्रोजन अक्रिय गैस है, जिसके कारण से वह वायु को भोजन को संपर्क में आने नहीं देता है और जो उसमें भोज्य पदार्थ है वह अभिक्रिया नहीं कर पाता है और बहुत दिन तक सुरक्षित रह जाता है। तो हम देख रहे हैं कि विक्रगंधिता के कारण भोजन में कमी आ जा रही है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, अब हम रासायनिक अभिक्रियाओं को उसके संयोजन वियोजन के आधार पर हमने वर्गीकृत किया। अब नेक्स्ट है हमारा, रासायनिक अभिक्रिया को हम तापमान के आधार पर भी वर्गीकृत करते हैं। और तापमान के आधार पर रासायनिक अभिक्रिया दो प्रकार से विभाजित होती है। पहला ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया और दूसरा ऊष्मा अवशोषी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में क्या होगा कि रासायनिक अभिक्रिया में हम ऊष्मा का उत्सर्जन होगा। इसमें हम अगर अभिक्रिया कराएंगे तो हमें ऊष्मा उत्पाद के रूप में मिलेगा। अगर हम इसको परिभाषित करना चाहें तो इस प्रकार से कर सकते हैं, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ हमको लिखना जरूर है कि उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता है। ठीक है, हम जल्दीबाजी में कभी कभी ऐसा भी करते हैं कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन हो, ऐसा नहीं, हमको डिटेल वाइज लिखना है जिससे कि हमको हमारे आंसर इम्प्रेसिव लगे और हमको मार्क्स भी अच्छे मिले। और आप एक एग्जांपल में देखिए, CH4, इसे मीथेन गैस कहते हैं। गोबर गैस वगैरह बनाते हैं तो उससे मीथेन गैस निकलता है। और ऑक्सीजन का जब हम अभिक्रिया कराते हैं तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन H2O और वो जल, और उसके साथ साथ हमको ऊष्मा की भी प्राप्ति होती है। तो यह हो गई ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ साथ हमें ऊष्मा का भी प्राप्ति हो, उस अभिक्रिया को हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहेंगे। नेक्स्ट अभिक्रिया है हमारा ऊष्मा अवशोषी अभिक्रिया। अवशोषी से पता चल रहा है कि इसमें हमको यौगिक को तोड़ने के लिए, अभिकारक को तोड़ने के लिए ही हमें ऊष्मा देना पड़ेगा। यहाँ से हमारा ऊष्मा का उत्सर्जन नहीं होगा बल्कि हमको अभिकारक में ऊष्मा देना पड़ेगा। तो अगर हम इसको परिभाषित करते हैं तो देखिए, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों को तोड़ने के लिए अतिरिक्त ऊष्मा की आवश्यकता होती है, हम खुद से हीट जनरेट करके अभिकारक में देते हैं तब हमारा उत्पाद तैयार होता है। जैसे देखिए AgCl को अगर हम हीट देंगे, यहाँ पर आप ऊष्मा लिख देंगे, ऊपर में ऊष्मा अगर हम इसमें हीट देंगे तब यह Ag प्लस क्लोरीन, Ag चांदी हो गया और ये क्लोरीन गैस हो गया। तो इस प्रकार से हम ऊष्मा अवशोषी में देखते हैं कि अभिकारक को ऊष्मा की आवश्यकता होती है और ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में हमें उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा भी प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। बस आपको ध्यान देना है कि जो जो आप पढ़े हैं वह ध्यान से आप अपने फेयर कॉपी पर भी लिख लेंगे और उसको रिवाइज करते रहेंगे और जा करके आप अपने नोटबुक
को देखेंगे, उससे पढ़ेंगे और जो बुक्स हैं उससे आप क्वेश्चन करेंगे और मुझे पूरा भरोसा लग रहा है कि आप इस प्रकार से आप सारे क्वेश्चन को सही कर सकते हैं और अच्छे मार्क्स भी ला सकते हैं। थैंक यू।